3 लेक्चर होंगे इसमें इस टॉपिक के ऊपर। एक लेक्चर इसका इंट्रोडक्शन और सिस्टमैटिक एरर्स का है, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और तीसरा भी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा और अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो। ध्यान से समझेंगे। एरर्स, एरर का मतलब होता है मिस्टेक, समझते हो आप। अगर अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स में कभी कभी क्या होता है, हमसे गलतियां हो जाती है, चूक हो जाती है, उसी को हम एरर बोलते हैं। एरर का वही कॉमन मीनिंग है, एरर का मतलब मिस्टेक। ठीक है, क्या फर्क है इसमें समझो जरा ध्यान से। कभी मान लीजिए मुझे किसी पेन का मेजरमेंट करना है, या मुझे ये कोई मार्कर है, इस मार्कर का मुझे मेजरमेंट करना है, तो इसका मेजरमेंट करने के लिए मैं कोई अप्रोप्रिएट एपरेटस लूंगा जिससे इसको मेजर किया जा सकता है। इसकी लेंथ मेजर करनी है या इसका डायमीटर मेजर करना है, तो दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एपरेटस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस एपरेटस से मेजर करते समय डिपेंड करेगा कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। वो कितना जागरूक है, वो कितना एक्यूरेसी के साथ उसको कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी एरर करेगा। ठीक है, तो एक तो किसी एक्सपेरिमेंट करने वाले ऑब्जर्वर ने इसको मेजर किया, और दूसरा इसकी एक्चुअल मेजरमेंट क्या है जो किसी एक्सपर्ट ने की या बिल्कुल प्रिसाइसली की। तो उस मेजरमेंट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। इसका मतलब एरर क्या होता है, एरर का अगर एक लाइन में अपन बोलें कि व्हाट इज एन एरर, तो हम बोलेंगे कि इट इज द डिफरेंस ऑफ रियल वैल्यू, रियल वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, एंड मेजर्ड वैल्यू। अगर एक लाइन में हम बोलें कि व्हाट इज एन एरर, तो एरर किसे बोलेंगे कि डिफरेंस ऑफ रियल वैल्यू एंड और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि एरर इज इक्वल टू रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। अब आता है कि एरर कितने तरह की होनी चाहिए। ठीक है बेटा, एरर जो है वो मेनली 2 तरह की होती है। 2 तरह से एरर को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक तो होती है रैंडम एरर, जो अपन थोड़ी देर से पढ़ेंगे, रैंडम एरर्स, और एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर। नीट में इनके क्लासिफिकेशन में से भी क्वेश्चन आ सकता है, नीट में कुछ भी आ जाता है, आप लोग थोड़ा अवेयर रहें। जितनी बातें मैं बोलता हूँ आप लोग छोटे छोटे शॉर्ट में नोट करते हुए जाया कीजिए, क्योंकि नीट में कभी की थ्योरी में से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सिली क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो एरर इज डिफाइंड इनटू 2 टाइप्स, वन इज सिस्टमेटिक एरर एंड अदर इज रैंडम एरर। ठीक, आप बोलोगे सर इनमें डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस क्या है बेटा, सिस्टमेटिक एरर्स को कैन बी रिमूव्ड परमानेंटली। ऐसे एरर्स जिनको परमानेंटली रिमूव किया जा सके उनको बोलते हैं अपन सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है, और दूसरी होते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स को हम परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते, इनको केवल कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी है ना, कुछ भी आ जाता है। देखो रैंडम एरर्स का एक लाइन लिखता हूं मैं, याद रखना आप। रैंडम एरर का मतलब होता है, देखो पहली बात तो कैन नॉट बी रिमूव्ड परमानेंटली। एक बात तो ये लिख लें कि कैन नॉट बी रिमूव्ड परमानेंटली, या यूं बोलो कि कैन नॉट बी रिमूव्ड परफेक्टली,
100% रिमूव नहीं किया जा सकता। परफेक्टली का मतलब है, परमानेंटली का मतलब ये हुआ कि इसको हम सिस्टमेटिक एरर को 100% रिमूव नहीं कर सकते, बट कैन बी रिड्यूस्ड, बट कैन बी रिड्यूस्ड। इसका मतलब रैंडम एरर को हम परमानेंट तो रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस करने के पीछे लॉजिक क्या है उनका, देखो लॉजिक, देखो लॉजिक लिखता हूं मैं कि इफ n observations, if n observations are taken to measure a quantity, अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करने में n ऑब्जर्वेशन ले, if n observations are taken to measure a quantity, ठीक है, error reduced to 1/n times, error reduced to 1/n times। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस 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 करते रहो करते रहो करते रहो। जितनी ज्यादा बार आप किसी चीज को मेजर करोगे, उसमें गलती होने की संभावना उतनी ही टाइम से रह जाएगी, उतनी ही रेसिप्रोकल टाइम रह जाएगी। अगर आप n ऑब्जर्वेशन लोगे तो गलती होने की संभावना कितनी रह जाएगी, 1/n टाइम्स रह जाएगी। दिस इज द फैक्ट। समझ आ गया? तो ये है रैंडम एरर्स। आज अपन सबसे पहले बात करें कि सिस्टमेटिक एरर्स कौन कौन सी है। एक बार फिर आप गौर कर लो इनके ऊपर कि एरर क्या है। एरर इज नथिंग, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। Errors are classified into two types. One is systematic error, other is random error. Systematic error के बारे में कहा जाता है कि can be removed permanently और perfectly। इनको हम 100% रिमूव कर सकते हैं, और 100% भी नहीं तो कम से कम 100% के अप्रोक्सीमेटली तो हम इसको रिमूव कर ही सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए परमानेंट 100% भी रिमूव नहीं कर सके, 100% भी अगर नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 99.9999 तो हम इनको रिमूव कर ही सकते हैं। ऐसी एरर्स होती हैं सिस्टमेटिक एरर्स, क्योंकि संभावना है, फिजिक्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी भी कितनी रखोगे ना, बहुत सारी चीजें होती है जिनके कारण अपन रिमूव नहीं कर सकते। रैंडम एरर्स का जो सबसे पहला मेंबर है, आज अपन पढ़ते हैं पहले रैंडम एरर। थोड़ी सी थ्योरी है, 5-7-10 मिनट की, थोड़ा सा आप इसको गौर करने की कोशिश करो, मैं सिखाने की कोशिश करो, वो याद हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा, और उनको बार बार फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नीट में हो सकता है कभी कभार पूछ ले, वैसे जनरल जेई में तो कभी नहीं पूछा जाता इस तरह की चीजें। तो पहले मैं बात करता हूं आपसे कि सिस्टमेटिक एरर्स कौन कौन सी है। तो फर्दर सिस्टमेटिक एरर्स आर क्लासिफाइड सिस्टमेटिक एरर्स। इसमें सबसे पहले एरर जो होती है उसको बोलते हैं अपन इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर का सबसे पहला मेंबर कौन है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन। मैं हर उस चीज को मशीन कहता हूं जिससे हम कोई चीज को मेजर कर सकते हैं या जिसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में मैं आपको अगर बताऊं कि मान लीजिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये लाइन सेगमेंट है, और क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं। हर स्टूडेंट को बुला करके मैंने बोला बेटा इसको आप मेजर करो, ठीक। सबके पास अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट है, सबके पास एक तरह का भी इंस्ट्रूमेंट है। मान लो किसी सबके पास स्केल है, मीटर स्केल लेकर के आए, या जो सेंटीमीटर स्केल आती है आपकी 6 इंच की, 30 सेंटीमीटर का आता है, एक 15 सेंटीमीटर का भी आता है। आप मार्केट से स्केल खरीदते होंगे,
स्केल्स भी अलग अलग तरीके के आते हैं। एक स्केल तो शायद 50 पैसे का, 1 रुपए का भी आता है, जो देखा हो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे हिलाओ तो उड़ जाए और टूट जाए, ऐसे जोर से हिला दो तो टूट जाए, है ना। एक थोड़ा सा महंगा आता है, कैमलिन का आता है। तो कैमलिन का जो आता है वो थोड़ा सा महंगा आता है, मेरे ख्याल से 4-5 रुपए का आता होगा, हमारे टाइम पे तो 50 पैसे का आता था। ठीक है। एक जो स्टील का आता है, आपने देखा होगा स्केल, एक छोटा भी आता है, एक बड़ा भी आता है स्टील का, स्टेनलेस स्टील का। अब स्टेनलेस स्टील भी पहली बात तो हम भारतवासी हैं, हमारे यहाँ ओरिजिनल तो कौन यूज करता है, बड़ी से बड़ी कंपनी थोड़ा सा ही मिलाएंगे, लेकिन जरूर उसमें कुछ न कुछ तो मिला ही देंगे। ठीक है। तो जब आप अगर मान लो इस लाइन सेगमेंट को एक ऐसे स्केल से यूज करो जो 50 पैसे का है या 1 रुपए का है, उससे आप मेजर करोगे, जिससे अब आप पहली बात तो लाइन खींचने की कोशिश करोगे, लहराती हुई आएगी, लाइन भी इवन उससे सीधे नहीं आएगी। दूसरी बात, उसका मेजरमेंट देखोगे तो स्केल में जो पार्ट बने हुए, जो डिविजन्स बने होते हैं, वो एक यहाँ बना हुआ है, एक न्यू बन गया, एक न्यू और एक न्यू और ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक। तो ये क्या मेजरमेंट करेगा, समझ रहे हो ना आप। अब इसी लाइन सेगमेंट को अगर आप एक अच्छे स्केल से, किसी कैमलिन के, किसी स्टेनलेस स्टील का जो स्केल है, उससे आप मेजर करोगे तो आप इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट दे सकते हो। समझ आई ना बात। इंस्ट्रूमेंटल एरर। यहाँ पर एक चीज और साथ में बता दूं मैं, हालांकि मैंने पहले भी बताई थी, कि अगर मान लीजिए लाइन सेगमेंट, पहले ये तो तय हो गया कि भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर कब हो जाती है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर भी आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरी बात बता रहा था कि अगर मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट अगर मान लो 4.5 सेंटीमीटर का है, तो आप इसको इससे मेजर कर सकते हैं स्केल से। 4.5 सेंटीमीटर कैन बी मेजर्ड बाय स्केल, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मान लीजिए 4.6 सेंटीमीटर, वो भी आप इससे मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर 4.54 है, तो क्या आप इससे स्केल से मेजर कर सकते हो, इसको आप नहीं कर सकते। स्केल की जो लिस्ट काउंट होती है, स्केल की लिस्ट काउंट होती है 1 mm। कुछ कुछ स्केल जरूर होते हैं जिनकी लिस्ट काउंट उससे भी कम होती है, मतलब 0.5 mm तक भी होती है। 1 mm के भी 2 भाग हुए रहते हैं। आपने स्टील का स्केल उसमें देखिए कि जो यहाँ पर आता है ये 1 mm के भी वो 2 पार्ट करके रखते हैं। तो अगर ये 1 mm है तो ये कितना हो गया, 0.5 mm हो गया, आधा mm। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना हो जाएगा, ½ mm हो जाएगा। जेई में अक्सर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जो वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज है, ऐसे कुछ एपरेटस होते हैं प्रैक्टिकल। जेई में 15% जो पेपर आता है जेई का, वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड आता है। ठीक है बेटा। तो ये स्केल जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर यहां से निकल करके आती है। अब आप कहोगे सर ठीक है, आपने तो मना कर दिया भाई, स्केल से हम 4.54 को मेजर नहीं कर सकते, तो फिर किससे करेंगे। इसको मेजर करने के लिए फिर आता है आपका स्क्रू गेज। मैंने पहले भी एक बार शायद बताया था आपको। वर्नियर कैलिपर्स देखो, वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm। ठीक है। ये क्या करता है, वर्नियर कैलिपर्स 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट, 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट को भी मेजर कर सकता है। तो अगर आपको 4.54 मेजर करना है, तो 4.54 मेजर करने के लिए आपका स्केल काम नहीं आएगा। 4.54 मेजर करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना होता है, 0.001। और आप लोग ध्यान रखिए, ये वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आगे जाकर के, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाऊंगा वहां पर। ठीक। अब ये जो वर्नियर कैलिपर्स का रेंज समझो आप, वर्नियर कैलिपर्स क्या कर देगा, आपको 4.54 भी पढ़ देगा, 4.55 भी पढ़ देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मेजरमेंट 4.543 है, तो इस 4.543 को आपको वर्नियर कैलिपर्स नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट केवल 100 पार्ट तक ही पढ़ सकती है। अब बेटा क्या कौन पढ़ेगा, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज इसके आगे की रीडिंग को पढ़ेगा। ये सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं मैं अभी, ध्यान रखना, मिलीमीटर नहीं है। अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.54
4543, ये mm। अगर मान लो आपको इससे कम मेजरमेंट पढ़ने, तो इसका मतलब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्क्रू गेज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है या 0.0001 mm होता है। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट को भी पढ़ सकता है और इसके मिलीमीटर के 10,000 पार्ट को भी पढ़ सकता है। आप इसे अपना जो हेयर होता है, हेयर का थिकनेस भी आप इससे स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हो। तो स्क्रू गेज, अगर आपको ये हो गया 1 2 3 4, अब आपको इससे भी कम मेजरमेंट अगर आपको रीडिंग करनी है तो फिर आपका स्क्रू गेज भी काम नहीं आता है, फिर आता है आपका माइक्रोमीटर स्क्रू। इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 10⁻⁻6 मीटर होती है, 10⁻⁻6 मीटर होती है। समझ आएगी बात? तो इस तरह से अपन जैसे जैसे इसको चेंज करते जाएंगे। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करने के, चाहे वो वर्नियर कैलिपर्स है, चाहे वो स्क्रू गेज है, चाहे वो माइक्रोमीटर स्क्रू है, माइक्रोमीटर इसका मतलब माइक्रोस्कोप से बोल सकते हो आप। तो अब इनमें भी एरर्स आ सकती है। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, जो वर्नियर कैलिपर्स है वो 25 रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का आता है। स्क्रू गेज 50 रुपए से लेकर के 3-3.5 लाख तक का आता है। ठीक है ना। अब आप एक तो 25-50 रुपए के स्क्रू गेज से मेजरमेंट करो रे, आप 2-2.5 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, तो आपको तो फर्क तो नजर आएगा ना। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही हो जाती है। आप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर उसमें मटेरियल सही डाल रहे हो या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। जिन लोगों ने उनको मैन्युफैक्चर किया, जिस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, क्या उसके जो मेजरमेंट्स है, उसके खुद के मेजरमेंट जो है डमी है, क्या वो प्रॉपर है? अगर है तो सही बनेगा, नहीं है तो सही नहीं बनेगा। आप मार्केट में मोबाइल खरीदने जाते हो, एक 2000-3000 का मोबाइल आ जाता है, चाइनीज मोबाइल। उस चाइनीज मोबाइल में आप हर चीज, हर वो फंक्शन होता है जो आईफोन में होता है या किसी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के फोन में होता है। वो सारे फीचर्स उस 2000 वाले में भी होते हैं। लेकिन आप एक तो आप जो साउंड सुनते हो वो माइक्रो उसकी एप्पल की सुनिए या सैमसंग के अच्छे 2.5-3 लाख वाले की सुनिए या किसी गूगल फोन की सुनिए, और एक जो साउंड है आप इसका 2000 रुपए वाले फोन से सुनिए, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस। ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट एरर कैन बी रिमूव्ड परमानेंटली, और उसकी एरर को हम 99.999 तक अपन भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसको सही करो, सही मटेरियल यूज करो, सही डमी यूज करो, तो आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइप एरर होती है वो होती है सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी एरर जो होती है सिस्टमेटिक एरर का, फर्स्ट एरर जो हो गया हमारा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। जो सेकेंड एरर होता है इसका सिस्टमेटिक एरर का, वो होता है, देखो नंबर 2, इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स। एक्सटर्नल मीन्स के कारण भी एरर होती है। वो कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं 2-3 एग्जांपल देकर के। कि मान लीजिए हमसे कहा कि एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, उस एक्सपेरिमेंट में एक वायर दे दिया हमें, उस वायर का रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, वायर का रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, आप एक सेल लगा देंगे, एक स्विच लगा देंगे, एक रियोस्टेट लगा देंगे, एक अमीटर मेजर करने के लिए, ठीक है, एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर वो वायर लगा देंगे जिसका रेसिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहां से ऑन किया इसको, काम तो सीधा सही था। यहां से ऑन किया, यहां से करंट आया, अमीटर का लिस्ट काउंट ले लेंगे। अमीटर का लिस्ट काउंट मान लो 0.05 है, वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट ले लिया, मान लो 0.01 है।
जैसे करंट फ्लो करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अमीटर में कितने डिवीजन आए, वोल्टमीटर में कितने डिवीजन आए। मान लीजिए अमीटर में 2 डिवीजन आए, इसमें मान लो 4 डिवीजन आए, तो ये हो गया 2 5 10, 0.10, ये हो गया 0.04, ये अपना वोल्ट हो गया, और ये हो गया हमारा एम्पियर। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आई, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.10, इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया 0.4 ओम। समझ गए? ये ओम में रेजिस्टेंस आ गया। प्रॉब्लम यहां ठीक नहीं हुई है। अब आपने रीडिंग नोट कर ली, 3-4 मिनट तक आप इधर उधर घूमते करे, अपना रिटर्न वर्क करने में लगे, भाई हाँ भैया हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था, वो किया था। इतनी देर में सर आगे चेक करने लगा, बेटा क्या आया तेरा रीडिंग। तो जब आप रीडिंग देखते हैं उस समय यहाँ पर तो कुछ और ही कहानी नजर आती है। यहाँ पर चेंज हो गया, एम्पियर भी चेंज हो गया, यहाँ पर वोल्टेज भी चेंज हो गया, तो आर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब आर भी चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, नो ओनली स्क्रीनशॉट, क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, तो अब आप सोचोगे सर ये वैल्यू कैसे चेंज होगी, मैंने जब सोल्व किया था उसमें तो मेरा इतना आ रहा था, और जब आप आ गए तो जादू हो गया, यहाँ तो चेंज हो गया, क्यों हो गया? इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स। हुआ क्या कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब आपका करंट उसमें फ्लो हो रहा था, उस समय क्या हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, करंट जाता रहा, और आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब किसी वायर में करंट का फ्लो होता रहता है तो वो गर्म हो जाता है, यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और टेम्परेचर से डिपेंडेंस रेसिस्टेंस में अगर बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, और सेमी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो वायर है आपका कंडक्टिंग वायर है या कोई रेसिस्टिंग वायर है, जब आप उसमें करंट देते रहे, करंट फ्लो होता रहा, तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आई। तो क्या लेकिन इस एरर को हम दूर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, इस एरर को हम इजीली दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जल्दी से एक्सपेरिमेंट लगाया, तब जब हमें केवल रीडिंग लेनी उसी समय हम की को ऑन करेंगे, ऑन करते तुरंत वोल्टमीटर की रीडिंग देखेंगे, तुरंत अमीटर की रीडिंग देखेंगे, और दोनों का वी और आई देख करके आर निकाल देंगे, फिर एपरेटस को बंद कर देंगे, तुरंत बंद कर देंगे। जब भी आप चालू करोगे तो आपकी वही रीडिंग आएगी जब तक आप उसमें करंट का वेरी नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स। तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स कैन बी रिमूव्ड परमानेंटली, कैन बी रिड्यूस्ड 100%। ठीक है, इसी तरह से आप मान लीजिए साउंड का मेजरमेंट कर रहे हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रेजोनेंस कॉलम का कर रहे हैं या सोनोमीटर का कर रहे हैं, आप लोग उसमें पढ़ोगे जो अपना वेव्स वाला चैप्टर है उसमें पढ़ोगे सोनोमीटर और रेजोनेंस कॉलम। तो उनके अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस समय क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। आप एक तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करो जम्मू कश्मीर में, और एक कर रहे हो आप नांदेड़ में, नांदेड़ में भी किसी 4th फ्लोर पर जाकर के किसी जो गर्म सी लैब है उसमें जाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड कभी भी करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो भी डिपेंड करता है Vt इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू Vt माइनस 0.61 t, टी यहाँ पर टेम्परेचर है। लाप्लास नाम का एक साइंटिस्ट था, उस लाप्लास ने इसको करेक्ट करके बताया था कि टेम्परेचर भी वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, कि एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं जिनमें ये शो होता है कि एक्सटर्नल मीन्स के कारण भी फिजिकल क्वांटिटीज का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो गलत हो जाती है। तीसरा आता है इसमें बेटा पर्सनल एरर। ये सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है, सिस्टमेटिक एरर्स में आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का अनुभव आप लोग डेली
घर में करते हो कुछ न कुछ, आपको अगर ध्यान नहीं हो तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। अगर मान लीजिए अपने डैडी इतने सारे नोट लेकर के आते हैं बिजनेस में से, या जिस दिन एक वो सैलरी मिलती है उस दिन, और आपसे कहा जाता है, हालांकि गिन गिना करके आते हैं वहां से, लेकिन फिर भी घर में तसल्ली के लिए गिनवाते हैं बच्चों से, घर वालों से, वे गिनो। जब आप काउंटिंग करते हो तो कई बार तो 98 ही रह जाते हैं, दोबारा काउंट करते हो तो 101 हो जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बार काउंट कर लो जब जाके 100 आते हैं, फिर खुद पे विश्वास नहीं होता, फिर एक बार काउंट करते हैं, फिर 100 आते हैं, तब आपको विश्वास होता है कि हाँ ये तो थे तो 100 ही। तो फिर 99 क्यों हो गए, 101 क्यों हो गए? पर्सनल एरर। और पर्सनल एरर जो होती है, क्यों होती है? ड्यू टू इनएक्सपीरियंस एंड, एक तो ड्यू टू इनएक्सपीरियंस एंड केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। दो चीजों के कारण, अगर कोई ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को या तो वो केयरलेस है या तो वो इनएक्सपीरियंस है। अगर आप किसी उसको दे दो जिसने कभी 100 का गड्डी नहीं देखी हो, जिसने 1000 की 2000 की गड्डी नहीं देखी हो, उससे भाई नोट काउंट कर, बेचारे ने जिंदगी में कोई इतने सारे नोट ही नहीं देखे, वो कैसे काउंट करेगा? उसको एक्सपीरियंस नहीं काउंट करने का, ठीक है। एक एक्सपर्ट बैंकर को दे दो जाकर के, खट 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 करके बता देगा 100 ले जाओ, ठीक है। तो डिपेंड करता है इन एक्सपीरियंस एंड केयरलेसनेस। तो दिस पर्सनल एरर कैन बी रिमूव्ड परमानेंटली by taking care of while the experiment, ठीक है। और बार बार अपन कोई चीज करते हैं एक्सपेरिमेंट। कई बार आपने देखा होगा कि आप लिखते समय आप लिखना चाहते हो 2.3 लेकिन 2.4 लिखा जाता है। आप कई बार लिखना चाहते हो सच्चाई, कई बार चच्चाई लिखा आ जाता है। आप कई बार लिखना चाहते हो 20 और लिखा जाता है 30। क्यों? क्योंकि आपके हैंड्स जो यूज टू हैं, आपका माइंड और हैंड्स दोनों के बीच में जब तालमेल नहीं रहता है, आपका ध्यान कहीं और है और आप कुछ वर्क कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या आप कुछ लिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि यह नहीं होता कि आपको नहीं आता है, आपको आता है। लेकिन हम थोड़े से भी अगर इनएक्सपीरियंस हो जाते हैं, थोड़े से अगर केयरलेस हो जाते हैं, तो फिर हमारी वो गलती हो जाती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा हम काम कुछ कर रहे थे, ठीक है, कर कुछ और देते हैं। तो ये डेली के एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी आए होंगे, मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता, आगे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पर्सनल एरर इज ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस और द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। समझ आ गई बात? चौथी बात एक और होती है इसकी, हालांकि है तो बहुत सारे, लेकिन मैं 4 खास खास बता रहा हूं आपको। एक होती है ड्यू टू इम्परफेक्शन। ड्यू टू इम्परफेक्शन, ठीक से लिख देता हूं। यहां पर इम्परफेक्शन का जो मतलब है वो क्या है बेटा, समझो कि मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई फ्रिक्शन आया 10/2, इट इज एग्जैक्टली 5। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए 10/3 आ गया, तो फिर 3.3333333 इतना निकाल कर फिर आपने देखा होगा, आप लोगों को नंबर सिस्टम में सिखाया होगा किसी छोटी क्लास में, यहाँ पर फिर अपन बार लगा देते हैं। तो इसमें 99 कुछ परसेंटेज में गलती हो सकती है इम्परफेक्शन के टाइम पे, तो फिर भी लेकिन इट कैन बी रिमूव्ड परमानेंटली, या कम से कम भी हम इसको बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन के में भी अपन इसको अपन रिमूव कर सकते हैं। दिस इज द आइडिया। तो दीज आर द सिस्टमेटिक एरर्स। तो आप दोबारा समझ लें, एरर क्या है? एरर इज द डिफरेंस ऑफ रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होती सिस्टमेटिक एरर और दूसरी होती रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में 4 तरह की होती है, और रैंडम एरर जो होती है अभी अपन बहुत सारी पढ़ेंगे, मैथमेटिकल के सारी। सिस्टमेटिक एरर थ्योरेटिकली आपको याद रखनी है, और रैंडम एरर्स में क्या होता है, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड 100% और परमानेंटली और परफेक्टली, बट दे कैन बी रिड्यूस्ड ओनली। करेक्ट? ये एरर्स आप नोट कर लो कम से कम, क्योंकि नोट करना आ सकता है आपके। फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रैंडम एरर सिखाता हूं।
लिख लिया सबने? चलो अब चल दो, रैंडम एरर लिखो सबसे पहले। इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है हमेशा बेटा। रैंडम एरर का वापस स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं मैं। मैंने बताया था आपको कि random error cannot be removed 100%. Random errors cannot be removed 100%, but they can be reduced if we take n observations to measure the physical quantity. Random error becomes 1 upon n times. और इसी को 1 upon n times हो जाती है, इसी को बेस मान करके हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे। सबसे पहला जो मेजरमेंट होता है बहुत सारे एरर्स का होता है। सबसे पहले देखो, नंबर 1, रियल वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ये चारों एक ही नाम है, अलग अलग नाम से एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप लोग टेंशन ना लें। रियल वैल्यू भी हो सकती है, मीन वैल्यू भी हो सकती है, एवरेज वैल्यू भी हो सकती है और ट्रू वैल्यू भी हो सकती है। इन चार नाम से अपन इसको पुकारते हैं। अगर मान लीजिए ऑब्जर्वेशंस हमारे पास, ऑब्जर्वेशन है मान लीजिए A1, A2, A3 AN, एन ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो इसका ए एवरेज कैसे निकालेंगे, ए मीन कैसे निकालेंगे? वही जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइडेड बाय n। लिखने की जरूरत है क्या स्टेटमेंट में? ये आपको हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो। सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर देंगे और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू या रियल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जरा, समेशन ए आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर n लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका है इसको सुंदर दिखाने के लिए, बाकी इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये सिग्मा है, सिग्मा को या समेशन भी बोलते हैं अपन। समेशन में लिमिट है i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ए आई का मतलब ये ith वैल्यू है। ith वैल्यू में i की जगह को 1 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, समेशन प्लस बता रहा है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डेस AN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अपन ने n यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, तो a mean is equal to 1 upon n summation limit I is equal to 1 to n ai. This is the way to write, right? तो सबसे पहला होता है हमारा रियल वैल्यू, दूसरा होता है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं इसको, समटाइम्स एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हो आप। और एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो कि मॉडुलस ऑफ difference of modulus of difference of mean value and observation। देखो कैसे निकालेंगे इसको। पहले ही इसका लिए A1 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, A1 में से AM माइनस कर देंगे। उल्टा भी लिख सकते हो, मोड लिखा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो उल्टा लिख दूं मैं, ऑब्जर्वेशन एंड
मीन वैल्यू, दोनों लिख सकते हो बेटा। तो A1 माइनस AM, पहले ऑब्जर्वेशन में से क्या करेंगे, मीन वैल्यू को माइनस करेंगे, उसका मोड कर देंगे। इसी तरह से दूसरे का क्या हो जाएगा, A2 माइनस AM, तीसरे का क्या हो जाएगा, A3 माइनस AM, ठीक है। लास्ट का क्या हो जाएगा, इसी तरह से फोर्थ कोई है तो A4 माइनस AM डैश 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 AN माइनस AM। AN का मतलब हो गया लास्ट ऑब्जर्वेशन, और उसमें से क्या माइनस करेंगे अपन, AM, रियल वैल्यू माइनस कर देंगे। तो इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर, और इसका मतलब होता है कि मॉडुलस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट, मीन वैल्यू, उसको माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। दूसरी बात, तीसरा समझो, तीसरा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड क्या फाइंड करेंगे अपन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसमें क्या करेंगे, ये जो अपन ने फाइंड किए थे, इसको अगर मान लो आप यूं भी लिख सकते हो, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा AN, इन सब का अगर आप मीन निकाल दोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। Mean of absolute errors is known as mean absolute error. It can be represented by delta A bar. ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस दिस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय कितनी है, N है तो N से डिवाइड, मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ होता है, फोर्थ को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या होता है, ये किसी की आवाज आ रही है बेटा, अपना वो बंद करो प्लीज। Somebody's microphone is on. सुमेध और इसका राठौड़, प्रतीक राठौड़, माइक्रोफोन ऑफ करो। देखो, फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ, लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, और इसको हम लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय AM। इसको बोलते हैं अपन फ्रैक्शनल एरर, और लास्ट में आती है आपकी परसेंटेज एरर। फिफ्थ, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब हो गया, अगर मीन है, इसको फ्रैक्शनल एरर को हम परसेंटेज में रख दें तो ये परसेंटेज एरर होगी। इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय AM इंटू 100%, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगी परसेंटेज एरर। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, चाहे वो नीट हो जेई में हो, एरर में से इस तरह का आता है कि आपको वो कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए जाएंगे, उन ऑब्जर्वेशंस में से आप क्या क्या निकालोगे, पहले आप उसकी रियल वैल्यू या मीन वैल्यू निकालोगे, नंबर 2 फिर आप क्या फाइंड करोगे, उसका रियल मीन के बाद में एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालोगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज के बाद में मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज के बाद फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, और लास्ट में फिर अपन क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे। दीज आर द 5 स्टेप्स, 5 स्टेप में जाकर के इसको अपन सोल्व करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए,
क्वेश्चन नंबर 1, in the measurement of diameter of a wire using screw gauge, in the measurement of diameter of wire using screw gauge, इसके नाम पर मत जाना, कई लोग इसको स्क्रू गोज भी बोलते हैं, स्क्रू गोज भी बोलते हैं, लेकिन मेरे को जो लगता है इसका सही नाम स्क्रू गेज है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, स्क्रू गेज देखा भी होगा, कहीं आप शीट लेने जाते हो, जो स्टील की शीट वगैरह जब आप खरीदने जाते हो तो वहां पर वो गेज आता है, एक गेज, स्क्रू गेज बोलते हैं, उससे मेजरमेंट करते हैं। तो इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर of a wire using screw gauge, the following observations are obtained. Following observations are obtained. Following observations are obtained. Find real value and percentage value, yeah, percentage error, and your observations are, अब चूंकि देखो स्क्रू गेज है, यहां आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का मैंने क्या बताया था, 0.001 लिस्ट काउंट होता है, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो 0.001 के रेस्पेक्ट में होगी, उससे कम या ज्यादा आप नहीं कर सकते। देखो इधर 0.040, 0.042, 0.044, 0.040, मान लो ये ऑब्जर्वेशंस है, हमें इसके मेजरमेंट में हमें एरर्स निकालनी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रे बेटा, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, AM निकालेंगे। चलो AM निकालते हैं सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप A मीन क्या बताया था मैंने, 0.040, 0.042, 0.044, 0.040 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस 4, तो ये आ गया मेरे पास 246। मेरी कैलकुलेशन देखते रहना बच्चों, गलती कर दूं मैं, 246 सही कर रहा हूं ना, 4 4 4 4 4 4 जा 16, यानी कि 0.166 डिवाइडेड बाई 4। देखो सही किया ना, चेक कर लो एक बार, 40 40 40 40, ये हो गया 120। हाँ गलत किया कुछ ना, 40 40 सर राइट है, राइट है क्या, चलो तो 0 पॉइंट, देखो ये कितना हो गया हमारे पास, 0.04 नहीं 04, और साथ में क्या आ रहा है 15, ये है ना। अब इस सुनो ध्यान से यहां पर, अब अपन को तो लेना है कहां तक, 3 डेसिमल तक लेना है, तो 0.041415, तो 5 या उससे ज्यादा के लिए अपन 5 तक तो क्या हो जाएगा हमारा, राउंडिंग ऑफ करेंगे और बाद में करेंगे, तो इसको क्या करो आप 0.042, नहीं समझे, राउंडिंग ऑफ करना है यहां पर, आप 4 डेसिमल में नहीं ले सकते इसको, क्योंकि आप जो मेजरमेंट कर रहे हो डेसिमल के 3 प्लेस तक कर रहे हो, तो 3 प्लेस तक कर रहे हो, आपको 3 प्लेस तक ही रखना है, क्योंकि अगर आगे आपके पास आता है तो क्या करोगे आप, राउंडिंग ऑफ कर दोगे। करेक्ट है, सही किया मैंने, आपने सही बताया था ना 415। चलो तो ये हो गया मीन। नंबर 2 एब्सोल्यूट निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकाले सबका, तो पहला क्या आएगा, डेल्टा A1 इज इक्वल टू
कितना है 0.040 माइनस 0.042 दैट इज 0.002। चेक कर लेना, ये माइनस में था, चलो पूरा ही लिख देता हूं, माइनस 0.002, तो ये हो जाएगा 0.002। दूसरा डेल्टा A2 0.040 0.04 नहीं, दूसरा कितना है 42, तो ये तो जीरो ही हो गया। थर्ड डेल्टा A3, तीसरा क्या है 0.044 माइनस 0.042, तो ये प्लस में आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 0.002 हो जाएगा, और लास्ट में 0.040, तो वो भी 0.002 हो जाएगा। 0.040 माइनस 0.042 इज इक्वल टू 0.002। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन है। अब निकालेंगे अपन मीन एब्सोल्यूट एरर। नंबर 3 मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या बताया था मैंने आपको, इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या है 0.002 प्लस 0 प्लस 0.002 प्लस 0.002 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट इट गिव्स अस 2 2 4 2 6, इसका मतलब 0.006 डिवाइडेड बाय 4, और इट गिव्स अस 0.004 1 जा 4 2 4 5 जा 15 पे, तो क्या करते हैं इसको 0.002 कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.002 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू 0.042 इंटू 100%। देखो इस बच्चे की कितनी एरर, बहुत कम एरर आ रही है मेरे ख्याल से, बहुत कम एरर नजर आ रही है मुझे तो। कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। फोर 4.76%। यस 4.76%। 3 डेसिमल तक लोगे तो 4.761। कृष्णा ने गणना यंत्र यूज करके बता दिया। बहुत क्वेश्चन नहीं करेंगे इस टाइप के, केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करके बता दीजिए। इन द मेजरमेंट ऑफ diameter of a solid cylinder, using vernier calipers, the observations are (2.37, 2.16, 2.32, 2.34 and 2.23. फाइंड परसेंटेज एरर, तो आपको सब करनी पड़ेगी उसके चक्कर में।
आपको परसेंटेज एरर निकालने के लिए मीन वैल्यू भी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू भी चाहिए, सारी वैल्यू चाहिए। फटाफट करके बताइए, केवल जल्दी जल्दी करने का खेल है, तो टफ नहीं है ये। पांचों वैल्यूज आप फटाफट निकालिए फुर्ती से। कृष्णा का एएम आया है 2.29,